पूर्णिया से है, जहां वायसी थाना के डंगराहा ओपी के एएसआई और ओपी प्रभारी अमित कुमार को एसपी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही एएसआई रामदेव कुमार सिंह पर उसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला मछली लदे वाहन चालक से अवैध वसूली, मारपीट और दुर्व्यवहार करने का है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि डंगराहा चेक पोस्ट के पास डंगराहा ओपी के एएसआई रामदेव कुमार सिंह बंगाल से आ रहे मछली लदे वाहन को रोकता है। इसके बाद वह उससे जबरन पैसे की मांग करता है। जब ड्राइवर पैसा देने से मना करता है तो एएसआई रामदेव कुमार सिंह ड्राइवर पर टॉर्च से प्रहार करता है। उसके बाद वहां मछली लदे वाहनों के ड्राइवर आक्रोशित हो गए और गाली गलौज करते हुए एएसआई रामदेव सिंह को खदेड़ दिया। एसपी ने पूरे मामले की जांच करवाने के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया। के एसपी ने डंगराहा ओपी के एएसआई रामदेव कुमार सिंह को और डंगराहा ओपी के प्रभारी अमित कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही एएसआई रामदेव कुमार सिंह पर उन्हीं के थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मामला एक मछली लदे वाहन से अवैध वसूली, भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता का है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। एक तरफ जहां पुलिस के आला अधिकारी पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस की बात करते हैं, वहीं कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिसके कारण से पुलिस की छवि भी दागदार हो रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अब बड़ी खबर वैशाली से। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में दो मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों एक ही फोटो पर परीक्षा दे रहे थे। दोनों आरोपी युवक भागलपुर के रहने वाले हैं। जीए इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से दोनों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय चयन परिषद की ओर से बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें दो मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों युवक सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। इस सॉल्वर गैंग के दो सदस्य, जिसमें एक का नाम चंदन कुमार, पिता उपेंद्र पासवान, जो कि सबौर भागलपुर का रहने वाला है। दूसरा आनंद कुमार, पिता कैलाश मंडी, जो कि सुल्तानगंज गंगापुर भागलपुर का रहने वाला है। ये दोनों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी उपरांत इनसे पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि एक दूसरे की सहायता के लिए कि ताकि सामने वाला क्वेश्चन बनाए जल्दी से और उसको आंसर बताए। इस कार्य के लिए इसको जो है वहाँ पे दोनों एक साथ बैठे थे एग्जाम में। और अगली खबर सीवान से। पुलिस ने मुखिया हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हथियार के साथ 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपी पतियाब पंचायत के मुखिया राधा कुमार साहा हत्याकांड में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, एक बुलेट बाइक और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 3 दिसंबर को फुलबरिया मोड़ के पास गोपी पतियाब के मुखिया राधा कुमार साहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीवान एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की पहचान एमएच नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले विशाल कुमार यादव और नदियाव गांव के सत्यम कुमार राम और दुधहा गांव के रहने वाले अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश में विशाल कुमार पर कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो एक है जो विशाल कुमार यादव हैं, उनका आपराधिक चरित्र रहा है। उनको इस बात का संदेह था कि जो पूर्व में इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके अंदर जो रांधा साहब मुखिया हैं, उनके द्वारा ही पुलिस को बताया गया होगा। इस बात का इनको संदेह था। हाल ही में फिर इनको कहीं से सूचना मिला या फिर जो ग्रामीण मुखिया इनके द्वारा जो ऐसी बात इनको सुनने में आई कि मुखिया जी ने 50,000 रुपये इनके ऊपर इनाम रख दिया खुद से ही कि हम इसको जो भी पकड़ाएगा उसको 50,000 देंगे। जब ये बात इनको पता चली तो उसी आवेश में आके फिर इन्होंने जो है इसका घटना को जो है एकदम शॉर्ट टर्म में प्लान किया और फिर बाद में उसका एग्जीक्यूट किया। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की अलग अलग छापेमारी, शराब से भरे 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बलथरी चेक पोस्ट पर शराब लदी ट्रक जब्त की गई। 2187 लीटर शराब बरामद की गई है। तेतरिया पुल के पास शराब लदी ट्रक को जब्त किया गया। शराब तस्कर दीपक यादव गिरफ्तार हुआ है। और लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ भागलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों के घर में ढोल बजाते हुए इश्तेहार चस्पा किया गया। गाजे बाजे के साथ पुलिस ने कासिमपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद इसराफिन मोहम्मद शाहिद घर में इश्तेहार चिपकाया। दोनों अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे हैं। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। हम लोग इश्तेहार उसको हम लोग निष्पादन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, इसी दरमियान आज सुल्तानगंज थाना में कासिमपुर के अंतर्गत एक अभियुक्त के घर में हम लोग ने इस समय इश्तेहार का तामील कर रहे हैं। कहाँ का किया? अभी यहाँ पे 2 अभियुक्त हैं, दोनों का घर सेम है, इसीलिए यहाँ पर इनका तामील करवाया गया है। एक और पटना से बड़ी खबर है, 30 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। इंटरमीडिएट पूरक परीक्षा से गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे छात्र की जगह ये परीक्षा दे रहे थे। दानापुर के एक स्कूल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पटना से ये बड़ी खबर, 30 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार कर लिए गए। इंटरमीडिएट पूरक परीक्षा से ये गिरफ्तारी हुई। दूसरे छात्र की जगह ये परीक्षा देने पहुंचे थे। दानापुर के एक स्कूल से सभी गिरफ्तारियां हुई हैं। बलदेवा हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में आज वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। इसके संबंध में दानापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही, बेकाबू वैन ने लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे की हालत में वैन ड्राइवर था। लोगों ने वैन ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। घर वालों को नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों को और पकरी बरावा बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बेकाबू वैन थी जिसने लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे की हालत में वैन ड्राइवर बताया जा रहा है। लोगों ने वैन ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया है। घायलों को नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया। और जमुई से बड़ी खबर है, 2 दिन से लापता बच्चों का शव बरामद हुआ है। 11 साल के बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की गई थी। चाचा समेत 2 आरोपी हिरासत में है। चरका पत्थर थाना इलाके की यह पूरी घटना है। 2 दिन से यह बच्चा लापता था जिसका शव बरामद किया गया है। 11 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की गई है। चाचा समेत 2 आरोपी हिरासत में है। चरका पत्थर थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के 3 सदस्यों की टीम जांच के लिए पहुंची। टीम ने सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे के साथ बातचीत की। डीएम ने इस मामले में भयावह स्थिति से साफ इनकार किया और बताया कि घबराने जैसी कोई बात नहीं। एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या साल 2005 से अब तक 6,900 है। अचानक इतने मरीज नहीं मिले हैं। 20 सालों में इतने मरीज मिले हैं, जिसमें से कई लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। जिले के एआरटी केंद्र से 4,958 मरीजों को नियमित रूप से दवा दी जा रही है। साथ ही डीएम ने यह भी बताया कि 188 बच्चे भी एचआईवी संक्रमित हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंकड़ा 7400 का बताया जा रहा है, पहली बात तो ये गलत है। ये आंकड़ा 6900 है और ये भी उन संक्रमित रोगियों की पहचान है जो 2005 से की गई। तो 2005 वर्ष से लेके 20 साल, 2 दशक के ये अंतराल में ये आंकड़ा है 6900 का। उसमें भी कई व्यक्ति हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई आयु के साथ, या हो सकता है कोई गंभीर रोग से ग्रसित रहे हो, अन्य कारणों से मृत्यु हुई, और कुछ लोग यहाँ से जो बाहर चले गए रोजगार के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे जिलों में चले गए। तो आज की तिथि में जब एआरटी सेंटर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो सेंटर जो हमारा जो संचालित किया जा रहा है जिला में, उसमें 4,958 ही रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनको नियमित रूप से जिनका उपचार भी चल रहा है। तो ये जो डाटा है क्यूमुलेटिव डाटा है। इसी डाटा में से कुछ लोग दूसरे शहर में इलाज के लिए गए, हमारे नॉलेज में गए कि हम सीतामढ़ी से न लेके हम मुजफ्फरपुर से लेंगे, हमारे लिए नजदीक मुजफ्फरपुर पड़ता है, हमारे लिए मोतिहारी नजदीक पड़ता है। तो वो लोग अपने से चले गए, कुछ डेथ भी हुए हैं। लेकिन ये डाटा सर ने सही कहा, 20 साल का डाटा है हमारा। इस साल सिर्फ 200 आदमी आइडेंटिफाई हुए हैं और जो बच्चे की संख्या है 188 है, जिसको हम लोग परवरिश योजना में देते हैं। और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।
सम्राट ने कहा कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाले इस अवैध व्यापार को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में अब आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंक ही चलेंगे, गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं है। चलता है बिहार, कुछ जगह पर सूद पर पैसे लिए जाते हैं और अधिक रेट लेना पड़ता है। कई लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। इन सब पर भी पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और हर हालत में गुंडा बैंक कोई भी हो और कोई भी सूद पर लेने वाला व्यक्ति हो तो हर हालत में इसको बंद करना है। गुंडा बैंक नहीं चल सकता है, कोई कानून नहीं करता है। और आरबीआई जिसको अधिकृत करता है, जिस भी बैंक को, हम उसको सिर्फ चलने देंगे और किसी भी बैंक को नहीं चलने देंगे। बिहार में अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी के इस बयान का जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी समर्थन किया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार की पॉलिसी है तो कार्रवाई होगी, कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसे बंद करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने गलत क्या कहा है? सर एक हल्का सवाल है सर, ये सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में गुंडा बैंक यानी सूद पर जो पैसे चलाते थे वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ऐसा काम नहीं होगा बिहार में। पॉलिसी है सरकार की तो होना ही चाहिए, उसमें क्या है। कोई भी चीज इलीगल अगर चल रही है तो उसको बंद करना ही चाहिए। क्या गलत कहा है उन्होंने? वहीं सम्राट चौधरी के बयान पर अब सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर ही गुंडा बैंक चलाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए का कहना है कि बिहार में अब किसी भी माफिया या रसूखदारों की जगह नहीं है। बिहार में अब अपराधी गुंडे माफियाओं की खैर नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि बिहार से माफिया गुंडा शब्द मिटा दिया जाएगा। गुंडा और माफिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम बिहार में अब नहीं चलेगा, चाहे वो गरीबों को परेशान करने वाला गुंडा बैंक हो या गरीबों को परेशान करने वाले माफिया। सम्राट चौधरी जी, आप अगर गुंडा बैंक पर और गुंडा बैंक चलाने वालों पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको संरक्षित करने वाले, इनको बढ़ावा देने वाले जो सत्ता के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। मैं मांग करता हूं कि सरकार एक सूची जारी करे कि बिहार के बड़े खनन माफिया कौन है। आपको पता चलेगा कि आधे से अधिक भाजपाई है, जिसे गुंडा बैंक के लोग कह रहे हैं। सूची जारी करे सरकार, पूरी ईमानदारी से जनता के सामने सूची जारी की जाए। आधे से अधिक भाजपाई निकलेंगे गुंडा बैंक चलाने वाले। बिहार में पहला नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 21 से 25 दिसंबर तक राजगीर में आयोजित होने जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान भारतीय संस्कृति, साहित्य और आधुनिक तकनीकी ज्ञान का संगम दिखेगा। 5 दिन तक चलने वाले नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में 30 से ज्यादा पैनल चर्चा और कल्चरल शो आयोजित किए जाएंगे। फेस्टिवल के आयोजन से पहले आज दिल्ली में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर कर्ण सिंह, क्लासिकल डांसर सोनल मान सिंह और कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्य आयोजक गंगा कुमार ने बताया है कि लिटरेचर फेस्टिवल में बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित भाषाओं भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, पूर्वोत्तर की भाषाओं पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। साथ ही बुक फेयर, लैंग्वेज लैब और क्यूजिन भी दिखेंगे, जिनमें खास तौर पर बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के खानपान और कला संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के संजय कुमार के मुताबिक इस आयोजन का मकसद 2000 वर्ष पुरानी नालंदा की संस्कृति और ज्ञान को लोगों के बीच फिर से पहुंचाना और युवाओं को इससे जोड़ना है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब तो घोषणा हो गया है कि अब जो है वो चुनाव जो पंचायती राज विभाग का होता है वो भी अब ईवीएम से होगा। बहुत लोग विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं लोग। नहीं, गलत बात है। सुनिए ना, ईवीएम कभी हैक नहीं होता है। चुनाव हारते हैं, उसका जो है पचा नहीं पाते हैं हार। सुनिए ना, काम तो करते नहीं और नहीं काम करते इस कारण चुनाव हारते हैं। इसका सारा नतीजा जो है
जो लोग जीतते हैं उन पर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ईवीएम का चुनाव कह रहे लोग कि बैलेट पेपर से ईवीएम बहुत अच्छा है, सुनिए ना। ईवीएम से होने से क्या फायदा होगा? एक बार जो है आपको जो है सारा 5-6 को चुनाव होता है, मुखिया के हुआ, पंच हुआ, सरपंच हुआ, पंचायत समिति हुआ, वार्ड सदस्य, पार्षद हो गया, सुनिए। इस सारा के चुनाव एक ही बार होगा। सबसे पहले जो है समय की बचत होगी, समझे ना, और एक अच्छी शुरुआत है, समझे ना। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं, जनता भी चाहता है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, सरकार के लिए बढ़िया रहे। हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो भारत में, वो सारा चुनाव एक ही बार हो, जिससे कि संसाधन का भी इलेक्शन जिसका बात बार किया जाता है, वन नेशन वाला इलेक्शन हो, वो सबसे अच्छा रहेगा देश के लिए। देश का जो है आपका इकोनॉमिकल ही बजट बढ़ेगा देश का, और लोग को